Hello friends, my name is Harish Bhatia from Consultancy. We are an independent financial advisors firm. आज मैं आपको भारत का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। भारत का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसमें कहाँ पे है, उनका वैल्यूएशन कहाँ पे है, अप्रैल महीने में फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स क्यों उतने ऊपर गए थे, फ्यूचर आउटलुक क्या है, उनको उसमें पार्टिसिपेट कैसे करना चाहिए, रिस्क फैक्टर्स क्या। सबसे पहले भारत का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, उसमें इंक्लूजन है आपके हॉस्पिटल्स कंपनीज, डायग्नोसिस कंपनी, पैथोलॉजी सेंटर्स, मेडिसिन कंपनी, फॉर्मुलेशन कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करने का, इंश्योरेंस सेक्टर also come in that things, हेल्थ आपका इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। मैन्युफैक्चरिंग जो है फार्मास्यूटिकल का सबसे बड़ा जो है वो ग्लोबल में है यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद आता है आपका यूरोपियन कंट्रीज एंड एशिया में है 18%। आज जो हम कोविड-19 जो इवेंट जो है जो हुआ है लास्ट 6 महीनों में, ठीक है, उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन जो है ये सेक्टर को भी काफी होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है चाइना का, यूनाइटेड स्टेट्स का एंड यूरोपियन कंट्रीज का एंड जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, तो फार्मास्यूटिकल पे जो एक्सपेंसेस है जो जीडीपी का, वो आने वाले सालों में काफी बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो बढ़ने वाला है और जो इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज हैं, वो भी जो एक्सपेंडिचर है वो भी also इंक्रीज करने वाले हैं। इंडिया जो है ना वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च हब है इन फार्मास्यूटिकल स्पेस। इंडिया वर्ल्ड का जो है 10% का जो वॉल्यूम है वो प्रोड्यूस करता है। अराउंड 70% ऑफ द सेल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो जेनरिक दवा, जेनरिक जो मेडिसिन रहती है, जेनरिक मतलब कैसे आपका अनलाइसेंस मेडिसिन जिन्हें बोला जाता है, तो उनसे आती है। उसका जो 50% आता है वो एक्सपोर्ट से आता है, जहां से यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड यूरोपियन कंट्रीज। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के दो बिजनेसेस है, एक तो डोमेस्टिक बिजनेस है जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है जिसका, और वो काफी अच्छा ग्रो कर रहा है इंडिया का, और दूसरा है उनका एक्सपोर्ट बिजनेस व्हिच इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है प्रोडक्शन करने की वो 40% कम है कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन कंट्रीज की। यहाँ का जो लेबर है वो भी 40 से 50% चीपर है वेस्टर्न कंट्रीज की। एंड इंडिया वर्ल्ड की सेकंड नंबर कंट्री है यूएस एफडीए अप्रूव्ड प्लांट्स की। यूएस एफडीए है जो ऑल ओवर वर्ल्ड के जो फार्मास्यूटिकल के जो प्लांट है वो इंस्पेक्शन करता है, वो अथॉरिटी है। तो इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड में। हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा इंडिया में जो है वो सेकंड नंबर पे है। और गवर्नमेंट का जो विजन है फार्मा विजन 2020 आल्सो टू मेक द इंडियन फार्मा ग्लोबल लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग। जैसे इंडिया की जो आईटी सेक्टर था आज से 20 साल पहले आप देखोगे तो इंडिया का आईटी सेक्टर भी यही स्मॉलर स्केल पे था, तो गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से आज आईटी सेक्टर इंडिया की जीडीपी में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। वैसे ही गवर्नमेंट का भी जो विजन है फार्मा सेक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी आईटी सेक्टर के कंपैरिजन में आ जाए। हमारे इधर की जो डेमोग्राफिक है, हम जो है इंडिया जो है सबसे यंगेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पे 5% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो सीनियर सिटीजन्स की है। जैसे जैसे हमारे लाइफ एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होने वाली है कमिंग ईयर्स में, तो हमारा जो मेजर पोर्शन अपार्ट फ्रॉम असेंशियल जो रहेगा वो मेडिसिन पे भी काफी जाएगा। जैसे हम आज की तारीख में आप कहीं पे भी हॉस्पिटल पे जाओगे तो आपको पूरा डायग्नोसिस किया जाता है। इवन फॉर द स्मॉल
मलेरिया बुखार की वजह से भी आपको इतनी सारी टेस्टिस करनी पड़ती है. So this is going to be a substantial amount for us also, a lot of people also from India. So ये जो डेमोग्राफिक है ये फेवरेबल है फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स. हॉस्पिटल्स, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल जो है इंडिया में, हॉस्पिटल इंडिया में 1000 पॉपुलेशन के पीछे एक बेड है, जो वर्ल्ड में है 3 बेड के कंपैरिजन. एंड हॉस्पिटल्स ऑल्सो हम लोग जो है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट के जो इंश्योरेंस सेक्टर्स की वजह से लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग दैट थिंग्स. अब हम आते हैं वैल्यूशन की तरफ. फार्मास्यूटिकल का जो वैल्यूशन है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल है 2015 से अंडर परफॉर्म है. 2015 में क्या हुआ था, यूएस एफडीए ने ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके ऊपर इंस्पेक्शन करना चालू किया हुआ था. एंड बहुत सारे ऑब्जर्वेशन निकले थे. एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में गवर्नमेंट ने प्राइसेस डिक्रीज करना भी चालू किया हुआ था 2015 में. तो जिसके कारण क्या हुआ था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऑल ओवर वर्ल्ड जो था पूरा स्लो डाउन हो गया था. उनके मार्जिन कम हो गए थे, प्राइसिंग प्रेशर आ रहा था, और यूएस एफडीए की इंस्पेक्शन की वजह से काफी जो प्रोडक्ट्स थे उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा था, वो लोग पाइपलाइन में थे. एंड बहुत सारे इश्यूज थे जो लास्ट 4 सालों में फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने काफी अच्छा इम्प्रूव किया हुआ. लास्ट 4 सालों में जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने जो उन्होंने 2015, 16, 17 में फेस किए हुए थे, 18, 19 में उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर कर दी है. जो भी हाइजीन इशू थे, मैन्युफैक्चरिंग इशू थे, प्राइसिंग इशू था, वो धीरे धीरे करके हर एक कंपनी इंडिविजुअल लेवल पे जो है बाहर का कंसल्टेशन हायर करके तो उन्होंने उस चीज को इम्प्रूव किया हुआ है. ठीक है, लास्ट 2015 से देखोगे तो इनका जो पी रेशो था फार्मा इंडेक्स का वो भी कम होते आया है. 2015 में पी रेशो था 30 से 35 के रेंज में, जो आज वो नीचे आके 25 रेंज में हो गया है. उनका जो ईपीएस ग्रोथ था वो 40% था 2012-13 में, जो अभी 16% था. सो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूशन also काफी मतलब लोअर लेवल पे है. लास्ट मंथ में फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स क्यों इतना ऊपर है, क्यों 25% ऊपर? फर्स्ट क्या है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है लास्ट 5 सालों से अंडर परफॉर्मर है. बहुत सारे जो एफआईए है उन्होंने एग्जिट किया हुआ था. पीएमएस मैनेजर के जो पोर्टफोलियो में थे बहुत सारे स्टॉक्स थे फार्मा के, लास्ट कैप उन्होंने सेलिंग की थी बिकॉज ऑफ अंडर परफॉर्मेंस. एंड फार्मा का जो वेटेज था निफ्टी में जो 2015 के पीक में था 12%, वो जस्ट यहाँ पे आके हो गया है 2.5%. एंड ग्लोबल ईटीएफ का जो पैसा आता है भारत में, ठीक है, तो वो भी क्या है वेटेज के हिसाब से इन्वेस्टेड होता रहता है. तो वो भी ग्लोबल ईटीएफ का जो पैसा था वो भी अंडरवेट था. And many individual HNI investors also underweighted last 5 years because of the underperformance. So जो वो ये first level of buying थी वो because of the under ownership, lot of people have started buying and allocated the money in pharma. So आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक्स जो है 40, 50, 60, 70% है. इवन इंडेक्स जो है वो भी 40% अप है फ्रॉम 52 वीक लो जो उन्होंने मार्च में बनाया हुआ था. ये 2015 का जो है परफॉर्मेंस है. सो 2015 में फार्मास्यूटिकल इंडेक्स था जो 14,000 पे था, आज 9,400 पे है. सन फार्मा जो 1200 पे था आज 450 पे है. लुपिन 800 पे है जो 2100 पे था. तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स जो है मैं 2015 से कंपेयर करूंगा, स्टिल दे आर डाउन 30 to 40%. सो मैंने एक फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया
कि लास्ट वीक में उन्होंने 30-40% अप हुए क्योंकि ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, पर मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूंगा बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो अपने लाइफ टाइम हाई से काफी दूर हैं। सो दिस इज अ जीडीपी एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो यूएस जो है वो 17% एज ऑन टुडे एक्सपेंडिचर करता है वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। इंडिया जो है जस्ट 4.8% पे है। सो ऑल दीज बिग कंट्रीज आने वाले सालों में अपना जो ये फार्मास्यूटिकल का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाने वाले, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी कोविड-19 के बाद ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चैलेंज रहेगा। तो गवर्नमेंट आपका जो है काफी एक्सपेंडिचर करेगी हेल्थ केयर सेक्टर्स में। एंड इंडिविजुअल ऑल्सो personal level पे we also our protect our family and our children and our parents, so we also हम लोग भी जो है कंपेयर टू द आज की तारीख में हम भी ये एक्सपेंडिचर जो है वहां पे काफी इंक्रीज करने वाला है इंडिविजुअल लेवल पे also, because health is first। सो क्या चेंजेस की प्रोबेबिलिटी है आने वाले सालों में? सो कोविड-19 की वजह से मेनी कंपनीज जो है, बहुत सारी कंपनीज की जो अर्निंग है वो डिक्लाइन होने वाली है। जैसे कि बैंकिंग में हमने देखा बैंकिंग सेक्टर को सबसे ज्यादा हिट पड़ेगा क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इज अ होल फाइनेंसर ऑफ ऑल दीज सेक्टर्स, क्योंकि फाइनेंस जो है वो बैंकिंग ही नहीं दिया हुआ है, एनबीएफसी दे नहीं दिया हुआ है। इवन आईटी सेक्टर्स को भी थोड़ा बहुत ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से अफेक्ट पड़ेगा। एंड फार्मा सेक्टर की जो अर्निंग है वो लास्ट 5 सालों में ऑलरेडी लोअर लेवल पे है, डिक्लाइन हो चुकी है। उनमें जो प्रॉब्लम थे ऑलरेडी वो फैक्टर इन हो गए हैं। यहाँ से जो है मतलब रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जो है अर्निंग डाउन होना डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ कोविड-19 द फार्मास्यूटिकल एक्सपेंडिचर हैज बीन इंक्रीज। एंड अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब यूएस में आप देखो किसी ने भी दवा बनाई तो उनको जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो चाहिए रहेगा वो इंडिया एज सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा मास लेवल पे प्रोडक्शन के लिए। तो इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडियन कंपनीज को मिलना जो है बहुत प्रोबेबिलिटी है। हमने केमिकल सेक्टर्स में भी लास्ट 5 सालों में काफी अच्छा जो है रिटर्न्स देखा हुआ है। आप केमिकल सेक्टर देखोगे चाइना ने 2-3 साल पहले बहुत सारे जगह पे जो है पॉल्यूशन बैन की वजह से बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी थी। तो उसका जो इनडायरेक्ट जो फायदा है वो केमिकल कंपनीज इंडिया में मिला हुआ था। तो हमने बहुत सारी कंपनीज केमिकल सेक्टर्स में आप देखोगे अतुल, विनती ऑर्गेनिक, जेपी केमिकल्स, दीपक नाइट्रिक, तो इन सब कंपनीज को काफी अच्छा फायदा मिला हुआ है। तो कोविड-19 की वजह से ये फार्मास्यूटिकल का जो भी चेंज है फ्रॉम चाइना तो इंडिया आल्सो पॉसिबिलिटी। एंड फार्मा का जो वेटेज है वो 3% है, नियर अ लो ऑफ 2008 ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर। जैसे आप बैंकिंग का वेटेज देखोगे 36% है, आईटी का वेटेज है 15%, एफएमसीजी का वेटेज है 15% एज ऑन 31 मार्च 2020। हाउ वन कैन मतलब हम कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सो आफ्टर 5 years pharma sector's trend has been changed. So instead of buying an individual stock, because individual stock can be high risky, individual stocks में I have seen कि एक stock 50, 60, 70% can also be down, and individual stocks is not for everybody because we cannot have the skill to identify the individual stock on an individual basis. So through the ICICI Pharma PhD fund के थ्रू हम लोग ये चीज को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे जो पोर्टफोलियो है उनका 5 to 10%। से ICICI PhD फंड्स की डिटेल है जो 2 साल पहले लॉन्च हुआ था। उसका ईएम है 1200 करोड़ के
पर्पसेस, बिकॉज इसमें क्या है, हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ जाएगा। वी आर नॉट डिपेंड ऑन वन पर्टिकुलर स्टॉक्स। और पोर्टफोलियो जो है वो भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। फंड मैनेजर जो है वही मैनेज करेगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स की जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगी। सो ये सब बेनिफिट है फार्मास्यूटिकल फंड के। तो रिस्क फैक्टर्स क्या है? सो ये सब चीजें तो ठीक है। तो रिस्क फैक्टर्स क्या है? अगर वापस प्राइस रेगुलेशन आ गया फ्रॉम यूएस एफडीए, प्राइस रेगुलेशन आ सकता है इंडियन गवर्नमेंट के वजह से, करेंसी एप्रिसिएशन हो सकती है, उनको अप्रूवल मिलने में यूएस एफडीए से डिले हो सकती है, कंपनी स्पेसिफिक इशू हो सकता है अर्निंग और मैनेजमेंट की वजह से, और कोई ग्लोबल क्राइसिस हो सकता है कोविड-19 की तरह, व्हिच वी डोंट नो। सो ये सब रिस्क फैक्टर्स आल्सो इम्पोर्टेंट है। Disclaimer: This presentation, this document is only for education purpose. Please consult your financial advisor before investing or doing something else. We are not taking any responsibility or liability. हम consultancy only consultancy for stock market related education purpose. For more information आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।